हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गई, आपका ओबीजी हो गई। इन सब से क्वेश्चन क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन बोलें या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चन बोले, ये सारे क्वेश्चन आपका नॉर्सेट एम्स नॉर्सेट में 10 क्वेश्चंस लगभग लगभग तो आते ही हैं। एवरी ईयर्स जब भी एम्स का एग्जाम होते हैं तो हमेशा 10-15 क्वेश्चन के बीच में इस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस जगह से भी आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं सभी सभी क्वेश्चन को एक बार देखने की कोशिश करें, अपना टाइम निकालें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन में कि प्रायोरिटी एक्शंस क्या है नर्स के द्वारा, ये सारे पूछे कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी, इमरजेंसी केयर क्या होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी वैकेंसी आती है परमानेंट की वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की, सभी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओबीसी का इसमें हो चुका है, बस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है जो कि 3 भाग में इसमें मिलेगा। देन हम एमएसएन की कंप्लीट करवाएंगे और बीच बीच में आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो 100 क्वेश्चन जो आपका एम्स में पूछा हुआ अलग अलग एम्स में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, नर्स शीला इज केयरिंग अ पेशेंट हु हैज डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep. Difficulty in falling asleep. She is aware that the following intervention helps the patient to fall asleep. एक्सेप्ट में पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसका होगा कि हमारा क्या हो रहा है, सोने में प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को। एक शीला नर्स है जिसका केयर कर रही है पेशेंट को, लेकिन इसको डिफिकल्टी है किसमें, आ स्लीपिंग में, फॉलिंग या स्लीप। अवेयर दैट द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प द पेशेंट, आपको उसको अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि कौन सा चीजें से आपको नींद आएगी। लेकिन एक को छोड़कर 4 ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा देखिएगा, हाँ एक्सेप्ट में है। ऑप्शन सी में प्रोवाइड या 1 ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर द बेड टाइम, या फिर टर्न ऑफ क्वाइट म्यूजिक इन पेशेंट रूम, या प्रोवाइड बैक मसाज टू द क्लाइंट, या फिर इनकरेज शॉर्ट नैप आफ्टर लंच। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपना इवैल्यूएट करते जाइएगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, इनकरेज शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, यानी कि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत तो झपकी आती ही आती सभी को, गर्मियों के दिन में तो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। ये चीजें इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है सोने में, तो उसके लिए क्या किया जाए, कौन सी चीजों को अपनाया जाए, अवेयर किया जाए, जिससे उसको क्या होगा, नींद आएगी प्रॉपर। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो होगा, इन नॉर्मल टू फील a little sleepy after eating lunch. However, sleeping after lunch may lead to difficulty in falling asleep in the night. The 1 glass of milk लेना होगा before the bedtime. Listening to quiet music वगैरह थोड़ा बहुत अच्छा से सुनेगा म्यूजिक, ठीक है ना, क्वाइट म्यूजिक रहेगा। एंड चॉइस, जो उसकी चॉइस है, जो भी आप देख सकता है सुन सकता है। एंड बैक मसाज प्रोमोट स्लीप, है ना। तो ये सारे करने से क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ आ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कर रही है नर्स, केयर कर रही है किसको, कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे कोई वैसा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज लिखा है। while providing isolation to the client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे में फैलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आइसोलेशन को प्रोवाइड किया जाएगा उसके बीच में, जो उसकी विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो कॉजेटिव एजेंट इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या कॉजेटिव एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस, या फिर इम्यून पावर ऑफ द होस्ट, या फिर डायग्नोस्टिक मेथड अवेलेबल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा इसमें, कॉजेटिव एजेंट जो होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबका अलग अलग कॉजेटिव एजेंट होता है, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग होता है, किसी को ड्रॉपलेट से फैलता है, कोई फिपोरल रूट से फैलने वाला है।
सब अलग अलग चीजें से फैलती हैं, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। यहाँ पे देखेंगे नॉलेज रिगार्डिंग पॉजिटिव एजेंट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसाइडिंग आइसोलेशन जो किया जाएगा मेथड टेक्निक फॉर द इन्फेक्टेड क्लाइंट। जो बंदा पहले से ही क्या है इन्फेक्टेड है, उसको पहले से बीमारी हो चुकी है। द यूज ऑफ टाइप ऑफ पीपीई, पीपीई जो गॉन ग्लव्स मास्क जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसमिशन है, उसको किससे फैलने वाला है, छूने से फैलने वाला है कि खांसने छींकने से फैलने वाला है या साथ में रहने से फैलने वाला है, वो डिपेंड कर रहा है उस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए, वियरिंग मास्क इज नेसेसरी इफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट। हम मास्क तभी पहनते हैं जो आपके सामने वाला बंदा खांस रहा है, छींक रहा है, आपकी फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेंबर हो, उससे हमें क्या करना होगा, मास्क पहनना होगा, उससे आइसोलेट हो जा रहे हैं, छूने से कुछ तो होगा नहीं उसको। गॉन एंड ग्लव्स आर एसेंशियल इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। गॉन पहन रहे हैं आप, ग्लव्स पहन रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, उसको छूना नहीं, टच नहीं करना, आप मास्क मास्क वगैरह पहन के ही उसको टच करना होगा, सॉरी ग्लव्स पहन के ही। जैसे मान लीजिए आप पेशेंट हम ले लेते हैं, इसमें छोड़िए एचआईवी पेशेंट के, हम कभी भी क्या करते हैं उसको ग्लव्स पहनते हैं, यहाँ तक डबल ग्लव्स पहन के भी उसको वैक्सीनेशन वगैरह, या फिर मेरे वार्ड में एचआईवी वार्ड में जब शिफ्टेड रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हमेशा उसके साथ हमें सभी चीज का केयर करना पड़ता है, अपना पीपीई उसमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। The immune power of the host and diagnostic method are not relevant here. Has a patient already infected and diagnostic, treatment option does not influence the decision of isolation method. ठीक है ना। ये सारा जो दिया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हुआ कि कौन सी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मोड से उसका फैल रहा है। नेक्स्ट है नर्स सालेरीन एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पुटम। क्या करना है उसको, किसके रिगार्ड बात किया जा रहा है कि उसका स्पुटम को कलेक्ट करना है फॉर कल्चर के लिए सेंसिटिविटी। while among the following statement by the client indicates that teaching was effective, टीचिंग वॉज इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव रहा, कलेक्ट स्पुटम इन वाइड ओपन माउथ स्टाइल कंटेनर, या कलेक्ट स्पुटम इन द मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग विद द माउथ वॉश, या फिर स्पुटम को जो कलेक्ट करेंगे प्लास्टिक कंटेनर एंड कवर इट विद प्लास्टिक रैप टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन, या फिर स्पुटम को बेड टाइम कलेक्ट करेंगे आफ्टर टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर। सबसे अच्छा पूछा गया कलेक्शन ऑफ स्पुटम फॉर कल्चर के लिए एंड सेंसिटिविटी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉज इफेक्टिव बोला, कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इसमें से, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा कि स्पुटम वाइड ओपन माउथ स्टाइल कंटेनर। द बेस्ट क्वालिटी सैंपल इज यूजुअली ऑब्टेन अर्ली इन द मॉर्निंग अपॉन राइजिंग, early in the morning upon rising, mouth should be raised out with water or saline prior to collection, not with mouthwash। क्या कर रहा है कि mouth should be, देखिएगा, raised out with water or saline prior to collections, not with mouthwash। Food should not be, देखिएगा, ingested for 1 to 2 hours prior to collection। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, तो 1 से 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्पुटम इट इज द मटेरियल कफ ऑफ फ्रॉम द लंग्स एंड नॉट सैलिवा स्पीड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होगा आपका स्पुटम का मस्ट बी कलेक्टेड इन स्टराइल कंटेनर। किसमें आपको कलेक्ट करना, स्टराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ स्पुटम एट बेड टाइम आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड। जब भी हम कलेक्ट कर रहे हैं तो बेड टाइम में तो नहीं करेंगे, और मेडिसिन लेने के बाद तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड आप नहीं करें कुछ भी खाने के बाद, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ कि जब भी स्पुटम को हम कलेक्ट करेंगे स्टराइल कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट विद आईवी लाइन इन, देखिएगा, शितु फॉर द लास्ट 72 hours complaining of swelling and pallor at the site, this sign indicates, this sign indicates। यहाँ पे बात किया जाए कौन सा साइज, 72 आवर, लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग क्या कर रहा है, आपके पास स्वेलिंग एंड पैलर भी है, जिस साइड में हुआ है उसको स्वेलिंग भी है पैलर भी है, तो ये साइन क्या इंडिकेट करेगा, फ्लेबाइटिस, इन्फेक्शंस, या फिर आपका इन्फिल्ट्रेशन, या फिर डिस्क्लॉगमेंट। चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, चार ऑप्शन दिया गया है, इसकी राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा,
तो यहाँ पे स्वेलिंग और पैलर एट द साइट है, मतलब कि पीलापन भी पड़ गया और पूरे सूजन भी आ गई है। वो भी आपका लास्ट 72 आवर्स में आईवी लाइन लगा हुआ था। 72 आवर्स में 72 घंटे में उसका कंप्लेन आई कि मेरे को यहाँ पे सूजन आ रहा है और देखिए थोड़ा थोड़ा पीला हो गया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, इन्फिल्ट्रेशन। क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन होगा। इन्फिल्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन आईवी लाइन। सबसे ज्यादा क्या आईवी लाइन के लिए कॉम्प्लिकेशन कौन सा जटिलता है? इन्फिल्ट्रेशन। व्हेन आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू इज नॉन एज इन्फिल्ट्रेशन। हमारा आईवी लाइन जैसे ही लगा दिया आईवी फ्लूइड्स या मेडिकेशन, तो लीकिंग कर रहा है उस आसपास एरिया से, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज नॉन एन इन्फिल्ट्रेशन। इट caused by improper placement or dislodgement of the catheter. improper placement और dislodgement या फिर of the catheter. डिसलॉगमेंट जो दिया गया है, इसमें हम ट्यूब वगैरह जो लगाते हैं उसके बारे में समझाएंगे आगे। मैनिफेस्टेशन इंक्लूड रेडनेस अराउंड द साइड, स्वेलिंग पॉप्यूर हार्ड स्किन अराउंड द साइड, या फिर ब्लेंसिंग लाइटर स्किन अराउंड द आईवी साइड, पेन और टेंडरनेस अराउंड द साइड, आईवी नॉट वर्किंग, कूल स्किन टेम्परेचर अराउंड द आईवी साइड और द स्क्लैप, हैंड आर्म लेग फुट नियर द साइड। इसकी ये सारे इसका सिम्टम्स है। इतने सारे रहेंगे तो इसमें आपको सिम्टम्स दिखाई दिया किसका? इन्फिल्ट्रेशन का। बात करते हैं आपका फ्लेबाइटिस का। फ्लेबाइटिस में क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ योर वेन। जब हम वेन में कैनुला लगाए हैं तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और इसकी जो सिम्टम्स रहेगा आपका, इससे थोड़ा हटके अलग रहेगा। सबसे पहला पेन रहेगा, उसमें स्वेलिंग रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, और उसमें स्किन में बिल्कुल टेंडरनेस आएगी, रुखापन, रेड हो जाएगा, इचिंग होगा स्किन में। आपका फील हमेशा वहां पे क्या फील होगा? फ्लेबाइटिस रहेगा तो वार्म, यानी हमेशा वहां पे वार्म फील होगी, गर्म जैसा फील होगा जिस जगह में आप कैनुला लगाए हैं, जिस जगह में लगा हुआ इंसर्ट किए हैं, वार्म। एंड इसकी हमेशा क्या होगा? लो ग्रेड फीवर रहेगा। इसमें आपका टेम्परेचर जब भी जांचोगे तो उसकी लो आएगी। तो ये आपका फ्लेबाइटिस का एक साइन है, जिसको आपको राइट आंसर करना होगा साइन में, मतलब ऑप्शन सी में फ्लेबाइटिस, ठीक है। अब यहाँ इन्फेक्शन की बात करें। इन्फेक्शन तो अलग अलग तरह की, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, प्रोटोजोआ, सब अलग अलग होते हैं। इन्फेक्शन जो होता है आपका, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसकी वजह से जैसे सच आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, दैट आर नॉट नॉर्मली, ठीक है ना, ये नॉर्मल नहीं होता प्रेजेंट विद इन द बॉडी। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं। इसमें आपका देखा जाए, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये ये लक्षण को ये क्या करते हैं? सिम्टम्स को पैदा करते हैं, ठीक है ना। सिम्टम्स को क्या करते हैं? सिम्टम्स प्रकट करते हैं, और इसमें चिकित्सीय रूप से स्पष्ट रूप से नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी इन्फेक्शंस की बात मैं कर रही हूँ। और इसमें जो इन्फेक्शंस होता है, नॉट कॉजेस, नो सिम्टम्स एंड बी सब क्लिनिकल। क्लिनिकल और सब क्लिनिकल जान रहे होंगे। इसमें जो मे कॉजेस सिम्टम्स एंड बी क्लिनिकली अपीरेंट जो होगा, इन्फेक्शन में भी रिमेन लोकलाइज्ड। क्या होगा? उसमें फिर से वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, और स्प्रेड थ्रू द ब्लड, और किससे फैल रहा है? आपका ब्लड, या फिर लिम्फेटिक वेसल्स, या फिर आपका बिकम सिस्टमैटिक बॉडी वाइट। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, दैट लीव क्या होता है? वो नेचुरली इन हमारी बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी है नेचुरली तरीके से, आर नॉट कंसीडर इन्फेक्शन। उसको हम इन्फेक्शन में कंसीडर नहीं कर सकते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में खुद से है, वो नेचुरली तरीके से उसको हम इन्फेक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, बैक्टीरिया जब है, दैट नॉर्मली लिव विद इन द माउथ एंड इंटेस्टाइन आर नॉट इन्फेक्शन। हमारा मुंह में और इंटेस्टाइन में जो है, उसको हम इन्फेक्शन में नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन में ये सारे आगे सभी तरह का इन्फेक्शन अलग अलग होते हैं, जिसमें से हमारा माउथ और इंटेस्टाइन का बताया, उसे हम इन्फेक्शन के अंदर में कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपका बच गया डिसलॉगमेंट। डिसलॉगमेंट में क्या होता है? इसमें इसमें आपका डिसलॉगमेंट का है, जो भी इसमें एक्शंस होती है, समथिंग मूविंग होता है, मतलब वो हिल जाएगा, या फिर आपका क्या होगा? रिमूव फ्रॉम या फिक्स पोजीशन। जिस पोजीशन में आप राइल्स ट्यूब लगाए हैं, उस जगह से क्या हुआ? थोड़ा सा हिल गया, या फिर वहां से हट गया, रिमूव हो गया। एग्जाम्पल में इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी से, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो एक जगह फिक्स किया हुआ था, यदि वो हिल गया या रिमूव हो गया, उसको फिर से इंसर्ट करना होगा, री इंसर्ट।
तो वो आपका क्या कहलाता है, डिसलॉगमेंट कहलाता है। ताकि उसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में जिस जगह लगा हुआ, जैसे राइट स्ट्रोक लगाएंगे तो हमको नोज सही जाएगा, एंड आपका ट्रेकिया में ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, उसको प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको इंसर्ट करेंगे, री इंसर्ट करना होगा, तो ये आपका डिसलॉगमेंट में आएगा। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, इन्फिल्ट्रेशन, जो आपका कंप्लेन किया था स्वेलिंग एंड पैलर्स के साथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नर्स रम्या इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन, देखिएगा आर्गुमेंटिंग एंड टू एडमिनिस्टर, आर्गुमेंटिंग क्या कर रही है, इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, while diluting this medicine to ensure complete diluting nurse should। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या होगा, चारों को आपको इसमें पढ़ना है, देन इसमें आपको राइट करना है। तो यहाँ पे वार्म द डाइल्यूट, या फिर आपका सेक मेडिसिन वाइल वैग्रो, देखिएगा वैगोरसली, या फिर रोल द वाइल बिटवीन द पाम, या फिर आपका आफ्टर एडिंग डाइल्यूट्स कीप द वाइल एज इट इज। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है। एग्मेंटिन जो 1.2 ग्राम का होता है वो देखे होंगे आप लोग, जिसमें से अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम पोटेशियम अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम दोनों उसमें क्या होता है, मिला होता है। तो इसमें 1.2 ग्राम का वो वाइल आता है एक आपका। तो इसमें से कैसे आप यहाँ पे पूछा है कि मेडिसिन जो है आपका टू एंश्योर कंप्लीट डाइल्यूशन नर्सूड, तो इसमें रोल द वाइल बिटवीन द पाम, बिटवीन द पाम क्या करना है, उसको वाइल को रोल करना है, और बिटवीन किसके बीच में, पाम के बीच में। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन पाउडर फ्रॉम ऑफ मेडिकेशन विद सलाइन और वाटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी रोल बिटवीन पाम, इट शुड नॉट बी सेकंड वायरोसेबी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ रोल द वाइल, वाइल को रोल करना है बिटवीन द आपका पाम में। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, सेक मेडिसिन वाइल वैगोशल, आपको जोर जोर से इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये चीज यहाँ वही बोला है कि बहुत जोर जोर से, कभी देखते हैं ना डाइल्यूट कर रहे होंगे, कोई सिस्टर को देखे होंगे हॉस्पिटल में, इतना जोर जोर से उसको डाइल्यूट कर रही है, वैसा नहीं करना है। आपको सिर्फ पाम के बीच में रखना है और रोल करना है, वो अपने आप क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट, विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। क्या कर रही है नर्स, आपका इंसुलिन को प्रिपेयर कर रही है। इंसुलिन, टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स, या ड्रॉ अप रेगुलर इंसुलिन द एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच का फुल फॉर्म देखिएगा न्यूट्रल प्रोटामीन हाइड्रोन। ठीक है, ड्रॉ अप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, या यूज टू सेपरेट सिरिंज टू एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ड्रॉ अप रेगुलर इंसुलिन तो देना ही है, लेकिन देन कब, एनपीएच इंसुलिन। व्हेन यू मिक्स रेगुलर इंसुलिन विथ अनदर टाइप ऑफ इंसुलिन, ऑलवेज आपको याद रखना है, ड्रॉ द रेगुलर इंसुलिन इनटू द सिरिंज फर्स्ट। जो रेगुलर इंसुलिन को आप यूज करें सबसे फर्स्ट में वही सिरिंज को आपको यूज करना है। एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामीन, देखिएगा हाइड्रोन, हाइड्रोन इज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये क्या है, एनपीएस एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है क्लियर होता है, जिसमें से ड्रॉ अप फर्स्ट टू प्रिवेंट द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें क्लॉटिंग फ्रॉम गेटिंग इनटू द रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोतल एंड अफेक्टेड द वन सेट पीक एंड ड्यूरेशन। तो सबका अलग अलग बताया। एनपीएच में आपको ये बताया कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्ट लॉन्ग के बारे में बताया कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बताया कि ये आपका क्या है, शॉर्ट, द रैपिड और शॉर्ट की बात किया जा रहा है। रैपिड मतलब फास्ट होता है, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है बिल्कुल वो क्लियर होता है, और ड्रॉ अप द फर्स्ट टू प्रिवेंट द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को रोकने के लिए। फ्रॉम इससे गेटिंग इनटू द रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोतल एंड अफेक्टिंग होता है किसके लिए, वन से पीक एंड ड्यूरेशन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो बोतल होता है ये अफेक्ट ज्यादा करता है किसके लिए, वन सेट उसकी सही होती है, पीक उसका सही होता है, ड्यूरेशन भी सही होता है। ये चीजें यहाँ दिया गया। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ।
Next, nurse Lisa is performing abdominal assessment for a client with complaint of abdominal pain. Which among the following is correct? नर्स लीजा क्या परफॉर्म कर रही है? एब्डोमाइनल असेसमेंट कर रही है। कंप्लेन क्या है? उसको एब्डोमाइनल पेन कंप्लेन लेकर आपके पास आई है। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? असेस द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन विथ पेन फर्स्ट, असेस द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन विथ पेन एट द लास्ट, परफॉर्म एब्डोमाइनल क्वाड्रेंट असेसमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या एनी एरिया ऑफ द एब्डोमेन कैन असेस एज पर द कन्वीनियंस ऑफ नर्स। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, असेस द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन विथ पेन एट द लास्ट। यहाँ पे देखा जाए while performing abdominal examination the nurse should systematically assess all areas of the abdomen. The symptomatic area of the abdomen should be examined at last. कब एग्जामिन करेगी? लास्ट में। इफ सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट पाल्पेट फर्स्ट, ठीक है ना, इन सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट जो होगा पाल्पेट क्या करेगी? फर्स्ट, देन विल इलिसिएट पेन इन द सिम्टोमेटिक एरिया कॉजिंग द मसल्स इन अदर एरिया टू टाइट। ये क्या बता रहा है कि इट विल इलिसिएट पेन होगा जो इन सिम्प्टोमेटिक एरिया कॉजिंग द मसल्स के कारण, एंड अदर एरिया जो रहेगा क्या रहेगा? टाइट रहेगा। टाइट बिल्कुल ही वहां पे क्या लगेगा? एकदम टेंडरनेस टाइट लगेगा। दिस वुड इंटरफेयर विथ फर्दर असेसमेंट। दिस वुड इंटरफेयर विथ फर्दर असेसमेंट। असेसमेंट के बाद आपको ये चीजें पता चलेगा कि वहां पे मसल जो है सिम्प्टोमेटिक एरिया जो है मसल के कारण ये क्या है? इलिसिएट पेन हो रहा है। लेकिन आपका ये आपका उस एरिया में अदर एरिया जो भी है वहां का आसपास है सब क्या हो रहा है? आपका टाइट है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। इलिसिएट पेन यहाँ दर्द ही होता है ना, दर्द निकालना, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होगा। नेक्स्ट है while collecting history from a client admitted in emergency department, which among the following reported by the client is considered as subjective data? अब हमने सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा देख चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा की बात किया गया है कि क्या किया जा रहा? क्लाइंट एडमिट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, लेकिन फॉलोइंग रिपोर्टेड जो निम्नलिखित में से जो रिपोर्ट लिया गया क्लाइंट के द्वारा कंसीडर किया जा रहा सब्जेक्टिव डाटा, तो कौन सा होगा? वीकनेस होगा, इक्टेरस होगा, हेमोटाइसिस होगा, या मिलेना होगा? तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन ये आएगा, वीकनेस। यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा की बात किया है, सब्जेक्टिव डाटा की बात किया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा आर द सिम्टम्स विच फेल्ड बाय द पेशेंट एंड अदर कांट बी सीन। अदर जो भी दिया हुआ उसको आप सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। इसमें सच है जो है आपका वीकनेस एंड टायर्डनेस दोनों चीजें वो बता रहा है, उसको आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिया गया जो भी ऑप्शन है आपका, ये जो भी ऑप्शन है, तो इसमें क्या है? ऑल अदर ऑप्शन आर ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है ना। और साइन विच अदर कैन आल्सो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने के बाद ही उसकी साइन को आप देख पाएंगे कि क्या क्या है। इंक्लूड जैसे कि इक्टेरस, मिलेना, ठीक है ना, और हेमो हेमोप्टाइसिस, ये चार आंसर दिया गया है। तो इसमें से आपका ये सारे जो हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव डाटा हुआ, जैसे कि आपका बी सी डी, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव डाटा हुआ। टेरेस में आपका जॉन्डिस से रिलेटेड है, आपका टर्म जो है रिलेटेड जॉन्डिस कि बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है, क्या है उसका टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हेमोप्टाइसिस में आपका क्या हो रहा है? हेमोप्टाइसिस में कफ आ रहा है ब्लड में, ब्लड आ रहा है कफ में, हेमोप्टाइसिस। एंड मेलेना है आपका। तो ये सबको आप कैसे कर सकते हैं? जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो मेलेना में भी क्या आता है? मेलेना में आपका ये जो प्रोडक्शन होता है डार्क स्टिकी होता है उसमें, फीसेस में, कंटेनिंग पार्टली डाइजेस्ट ब्लड एज रिजल्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर सोलनिंग ऑफ ब्लड, ये मेलेना में आएगा, जिसमें डार्क स्किन रहेगा, डार्क स्ट्रिकली फेसेस होगा, ठीक है। तो इसमें से जो दिया गया ये सारे के सारे जब तक हम टेस्ट या फिर जब तक हम पता ना करें, ऑब्जर्व ना करें, तब तक हम उसे समझ नहीं सकते। जैसे एक टेरस हो गया, हेमोप्टाइसिस हो गया और मेलेना हो गया। लेकिन हमारा वीकनेस जो है आपका सब्जेक्टिव डाटा में है, और वीकनेस इज करेक्ट आंसर होगा इसमें, इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसफेरिंग इन अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग जो ट्रांसफर किया जा रहा है पेशेंट को, किससे? फ्रॉम
बेड टू चेयर, पेशेंट बेड पे है और उसको चेयर पे लाना है। प्लेस द पेशेंट फॉल्ट ऑन द बेड, फ्लैट ऑन द बेड, हेल्प द पेशेंट टू सीट ऑन द एज ऑफ द बेड विथ लेग, देखिएगा यहाँ पे dangling। फिर उसके बाद नर्स नीड टू स्टैंड बाय फेसिंग द पेशेंट या प्लेस द चेयर बाय फेसिंग द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन द बेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे बताया है रॉन्ग, कि रॉन्ग कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका ऑप्शन फर्स्ट जो हुआ ये रॉन्ग आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और बाद बाकी जो दिया गया बी सी डी हमारा स्टेटमेंट जो भी है ये सही है, पेशेंट को बेड से चेयर तक लाने का तरीका। ये प्लेस द पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट को फ्लैट ऑन द बेड यानी कि बिस्तर पर सपाट करके उसको नहीं ना कर सकते लेटा करके चेयर पे, लेकिन ये सब जो है आपका कर सकते हैं, सीट ऑन द एज बैठा करके, फिर उसका स्टैंड बाय फेसिंग द पेशेंट, फिर उसका प्लेस द चेयर बाय फेसिंग द हेड ऑफ द बेड, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट, एस्थमेटिक पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट। अस्थमा वाला पेशेंट है, उसको कहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है, रेस्पिरेटरी यूनिट में उसको एडमिट किया गया था, रेस्पिरेटरी वार्ड में। नर्स हैज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग अस्थमा एंड इट्स मैनेजमेंट। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट, नर्स आस्क द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन। नर्स के द्वारा उसको समझाया गया, जैसे आप लोग भी डिस्चार्ज करते होंगे पेशेंट को तो उसको बताते होंगे कितना दिनों तक ये मेडिसिन लेना, मॉर्निंग में लेना, इवनिंग में लेना, ये नहीं खाना है, सारा चीज उसको एडवाइस करते होंगे, एजुकेट करते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स? एडवोकेट बोलोगे उसको, एजुकेटर बोलोगे, एडवाइजर बोलोगे या मैनेजर बोलोगे? क्योंकि जितने सारा चीजें बताई नर्स ने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, उसको फिर से क्या कि रिपीट करने को कहा कि आप एक बार रिपीट कीजिए मैंने क्या क्या आपको बताया, वो भी आपका अस्थमा पेशेंट है वो, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, एजुकेटर, क्योंकि वो एजुकेशन का काम किया, उसने शिक्षा दी उसको कि आपको ये सारे काम करना है, ना कि वकालत की, ना कि एडवाइज कर रही है उसको, ना ही मैनेजर बन रही है, वो एजुकेट की, उसको बताई, उसको समझाई कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना डाइट लेना है, ये मेडिसिन लेना है, ठीक है। व्हाइल एजुकेटिंग ए क्लाइंट अबाउट हिज और हर ऑन डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, नर्स परफॉर्म जो करती है, द रोल ऑफ क्या होता है उसका, एजुकेटर होता है, रोल क्या होता है उसका, एजुकेटर होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर? विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रब नर्स का होगा, वो भी आपका ऑपरेशन थिएटर में? वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, असिस्ट द सर्जन इन गॉनिंग एंड ग्लव, या रिसीविंग द पेशेंट, या मेंटेनिंग द काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, जो स्क्रब नर्स होती है ओटी के अंदर, वो आपका सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो भी है वहां पे काउंटिंग करती है, ताकि कौन सा ऑपरेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट की यूज होंगी, सब ये आपका स्क्रब नर्स का काम है। In the operating room, maintaining the count of instrument is the responsibility of a scrub nurse. All other options जो दिया हुआ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स का ही मतलब हो रहा है कि सर्कुलेशन है, मतलब मूविंग कर रही है, तो ये वार्ड में कभी वहां जा रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका किसमें आया, सर्कुलेटरी नर्स में आया। ये क्या करती है, ये जो भी स्ट्राइल चीजें होती है ऑपरेटिंग रूम के सामने तो होती है सर्कुलेटरी नर्स, स्ट्राइल चीजों को बाहर ले जाती है, अंदर ले जाती है, और ये सर्कुलेटरी नर्स के रूम के अंदर सभी आवश्यक देखभाल का प्रबंधन करना होता है। जो भी सर्कुलेटरी नर्स होती है, जितने भी चीजें की वहां जरूरत है, जैसे कि आपका ये सर्कुलेटरी मैनेज करते हैं, नेसेसरी केयर इनसाइड द आपका सर्जरी रूम, असिस्टिंग किसको असिस्ट कर रही है, द टीम इन मेंटेनिंग एंड क्रिएटिंग ए कंफर्टेबल होना चाहिए, जो भी टीम उसके पास है उनको देखना है कि कंफर्टेबल है कि नहीं, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। फॉर द पेशेंट इन ऑब्जर्विंग द टीम फ्रॉम ए वाइड यहाँ पे परस्पेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी रोगी के लिए वो आरामदायक हो गया, सुरक्षित वातावरण हो गया, बनाए रखने और बनाने में टीम की सहायता करती है ये, और टीम को व्यापक दृष्टिकोण से भी देखता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो दिया गया है सर्कुलेटरी नर्स करती है, वो बार बार काम करेंगी ओटी से, ओटी में भी जाएंगी जब जरूरत पड़ेगा तो, और सबके साथ जो भी वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, उन लोगों को कोई ऐसा चीजें चाहिए, हेल्प चाहिए तो वो उनको